हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामाउंट इंग्लिश क्लासेस। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डब्ल्यू एच ऑर्डन द्वारा लिखी गई पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। विस्टन ह्यूज ऑर्डन 1907-1973. It means he was born in 1907 and he was died in 1973. Who won the Pulitzer Prize in 1948? अब इस लाइन का मतलब क्या है कि उनको लिटरेचर में एक प्रकार का पुरस्कार दिया जाता है जिसको पुलित्जर प्राइज बोलते हैं। 1948 में इनको यह पुरस्कार दिया गया था। क्यों दिया गया था? फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी। एज ऑफ एंजाइटी नामक एक कलेक्शन इन्होंने लिखी थी, उसके लिए इनको पुलित्जर प्राइज दिया गया था 1948 में, 1948 में। वाज ए वर्सटाइल एंड इंटेलेक्चुअली विगोरस पोएट, है ना। इसका मतलब क्या होता है? ही वॉज इंटेलेक्चुअली अ विगोरस पोएट। इट मीन्स ये एक पोएट थे, ये एक पोएट और वर्स ड्रामेटिस्ट थे ये, यानी कि कविता के रूप में ही अपना ये लिखा करते थे ड्रामा। इन द फॉर्म ऑफ ही वॉज ए क्रिटिक ऑल्सो, ही वॉज ट्रांसलेटर एंड इवन एडिटर ऑल्सो। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ना एक क्वेश्चन आता है कई बार कि डब्ल्यू एच ऑर्डन वाज ए, ऑप्शन दे देगा पोएट, वर्स ड्रामेटिस्ट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड लास्ट में दे देगा ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता चल गया है कि पोएट भी थे, वर्स ड्रामेटिस्ट भी थे, क्रिटिक भी थे, ट्रांसलेटर एंड एडिटर भी थे। तो ऑल द अबव हो जाएगा। ये क्वेश्चन कभी कभी आपको एग्जामिनेशन में दिखता है। पोएट्री टू हिम वाज ए सीरियस गेम, और इनके अनुसार पोएट्री जो था वो एक सीरियस गेम है, सीरियस गेम है ना। विच शुड डिपेंड्स पीपल्स सेल्फ अवेयरनेस बट इट शुड इन नो केस डायरेक्टली अफेक्ट मेंस पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइसेस। कहते हैं कि विच शुड डिपेंड पीपल्स सेल्फ अवेयरनेस, जो कैसे हासिल हो सकता है, कैसे मिल सकता है? तो पीपल्स की जो सेल्फ अवेयरनेस होती है, उनकी जो स्वयं की जागरूकता होती है ना, उसके कारण ये हासिल हो सकती है। बट इट शुड इन नो केस डायरेक्टली अफेक्ट मेंस पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइसेस। डायरेक्टली अफेक्ट, यह जो है मतलब डायरेक्टली का मतलब क्या है? यहाँ स्वाभाविक रूप से अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है किसे? मेंस पॉलिटिकल, लोगों के राजनीतिक और रिलीजियस चॉइसेस को। यानी कि ये अब ये यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पोएट्री है इट इज सीरियस गेम, पोएट्री इज ए सीरियस गेम, है ना। और यह जो है स्वतः आती है किसी व्यक्ति के अंदर, और यह प्रभावित करती है किसको? मेंस पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइसेस। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक। हिज अर्ली पोएम्स एग्जिबिट हिज इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल affairs and ideas about his later poems are overtly Christian and more personal in tone। और इनके शुरुआती दौर में जो कविताएं इन्होंने लिखी है ना, उसमें ऐसा दिखता है कि हिज इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल, यानी कि ये इनका संबंध ताल्लुकात किनसे दिखाता है? राजनीति से। एंड आइडियाज बट हिज लेटर पोएम्स, बाद में लेकिन जो इन्होंने पोएम्स लिखे, लेटर पोएम्स, है ना, कहते हैं कि ओवर्टली क्रिश्चियन, क्रिश्चियन के बारे में बात करते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करते हैं, मोर पर्सनल इन टोन, और पर्सनल हो जाते हैं ये अपने लिखने में, है ना। एज ए टेक्नीशियन, ऑर्डन एक्सप्लोर्ड अ वैरायटी ऑफ स्टैंजा, फॉर्म्स एंड मीटर्स। हम लोग जब बात करते हैं ऑर्डन के बारे में तो कहते हैं कि इनके जो कविताएं हैं इन्होंने इस प्रकार से लिखी हैं कि उनके अंदर वैरायटी ऑफ स्टैंजाज दिखती है ना। जैसे ये जो पोएम है, इस पोएम में कुल 5 स्टैंजा है, 5 स्टैंजा विद 4 क्वार्टरन्स। क्वार्टरन्स का मतलब होता है जब उसमें 4-4 लाइनें हो, है ना। तो इसमें आसानी से दिख सकता है आपको। इनमें मीटर्स का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ही हैड, इनके द्वारा किया गया है, ही हैड पैशन फॉर वर्ड कॉइनिंग एंड यूजिंग आर्केइक वर्ड्स, है ना। इन्होंने क्या क्या यूज किया है इसके अंदर? वर्ड कॉइनिंग, न्यू न्यू वर्ड्स की कॉइनिंग की है। कॉइनिंग का मतलब क्या होता है? कॉइनिंग का मतलब होता है जब वो नए शब्दों को बनाकर स्वयं इसमें यूज करते हैं। एंड यूजिंग आर्केइक वर्ड्स, आर्केइक वर्ड्स का भी इन्होंने यूज किया, विच मेक्स हिम एट टाइम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। उस समय में जब इन्होंने ये कविताएं लिखी थी उस समय इनको इतना समझना आसान नहीं था। ही लेफ्ट इंग्लैंड एज अर्ली 1939, और ये इन्होंने इंग्लैंड को कब छोड़ दिया था? 1939 में। और कहाँ चले गए थे?
परमानेंटली शिफ्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसीलिए स्टूडेंट इनको एंग्लो अमेरिकन पोएट भी कहा जाता है, इनको एंग्लो अमेरिकन पोएट भी कहा जाता है। आपको मैं एक बात और बताऊं कि इस सॉन्ग जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है, इसको ऑटम सॉन्ग भी कहा जाता है। ठीक है, कौन सा सॉन्ग कहा जाता है? ऑटम सॉन्ग। ये 20 लाइन्स पोएम है, डिवाइडेड इनटू 5 क्वार्टर्स, यानी कि 20 लाइन की कविता है। इसमें कुल डिवाइडेड इनटू 5 क्वार्टर्स। क्वार्टर्स का मतलब होता है 5 क्वार्टर्स, क्वार्टर्स का मतलब होता है 4-4 लाइनों की, है ना। क्वार्टर्स का मतलब होता है 4-4 लाइन, यानी कुल 5 क्वार्टर्स है, यानी 5 4 जा 20। इनकी राइमिंग स्कीम अगर आप देखोगे तो चलिए आगे बताता हूं, तो फिर आपको पता चलेगा राइमिंग स्कीम इसकी क्या है। ठीक है, फिलहाल देखिए, इन्होंने 1939 में ये यहाँ से चले गए थे, इंग्लैंड से कहाँ चले गए थे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। ऑर्डन्स वर्क इज डिवाइडेड इनटू ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेज, यानी कि व्हेन ही वाज इन ब्रिटेन व्हाट ही हैज रिटन, ये इसको ब्रिटिश फेज कर सकते हैं आप लोग, यानी कि ब्रिटेन में रहते हुए जो चीजें इन्होंने लिखी थी ब्रिटिश फेज कहलाएगा। अमेरिका में शिफ्ट होने के बाद जब इन्होंने जो लिखी होंगी उसको अमेरिकन फेज कहेंगे, दौर, है ना, अमेरिकन दौर। द नोटेबल वर्क्स ऑफ इन इंग्लिश फेज ऑन द फेजेज आर द, क्या क्या है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है इन्होंने? तो एक है ऑरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। नोटेबल वर्क्स फॉर अमेरिकन फेज, ये जो अभी मैंने जिनके नाम लिए हैं ऊपर, ये सभी थे कौन से? ब्रिटिश काल में लिखे, जब ये ब्रिटेन में रह रहे थे, यानी कि इंग्लैंड में रह रहे थे, तब इन्होंने लिखा था। जब ये अमेरिका में परमानेंटली शिफ्ट हुए थे तब इन्होंने लिखा था न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंजाइटी। इसको देख रहे हैं आप, एज ऑफ एंजाइटी, इसी के लिए एक कलेक्शन था, इसी के लिए इनको दिया गया था पुलित्जर प्राइज। कौन सा प्राइज दिया गया था? पुलित्जर प्राइज। कौन सी ईयर में? 1948 में। एंड द शील्ड ऑफ एचिल्स, द प्रेजेंट लिरिक, ये जो अभी वर्तमान कविता अभी देने वाली है, जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इंटेक्स द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन द ह्यूमन लाइफ। कहते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है, इस कविता के माध्यम से इन्होंने ह्यूमन के अंदर, मानव के अंदर जो निराशा है, फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? निराशा। इनहेरेंट का मतलब जो उनके अंदर आ गई है आजकल, है ना, इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन के अंदर जो निराशा का भाव आ गया है, द एस्पिरेशंस, एस्पिरेशंस क्या होती है? एस्पिरेशंस की मतलब होती है जो चीज हम पाने की चाहत रखते हैं, जो कुछ हम बनना चाहते हैं, दैट आर नॉट फुलफिल्ड, जो हम नहीं बन पा रहे हैं, वो चीज पूरा नहीं हो पा रही है, जो भी चीज हम बनना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं। एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस, और जो एकाकीपन है, जिसको अकेलापन भी आप कह सकते हैं। लोनलीनेस का मतलब क्या होता है? अकेलापन। ये देख रहे हैं इसको, इन विच एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइज, उसी में वह व्यक्ति अकेलापन में ही मर जाता है ना। देखिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको जोड़ता हूं, है ना। देखिए इनकी जो ये कविता है, इनका देखिए राइमिंग स्कीम क्या क्या बनने वाला है। राइमिंग स्कीम देखिए, राइमिंग स्कीम बनाते कैसे हैं? कोई भी कविता है उसके पहले लाइन के लास्ट वर्ड को देखिए, लास्ट वर्ड को देखिए, क्या है? फास्ट, इसको आप मान लीजिए ए, ठीक है। दूसरा लाइन जो नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, फिर देखिए ये लास्ट है। अब देखिए इसकी साउंड को मैच करिए, फास्ट लास्ट, बिल्कुल एक जैसा बोला जा रहा है, तो ये भी हो जाएगा ए। अगर एक जैसा नहीं होता तो क्या होता? जैसे यहाँ फास्ट था और यहाँ गोन है, तो अगर ये वाला लाइन यहाँ होता तो पहला अगर हमने इसे ए मान लिया था तो दूसरा हो जाता बी। लेकिन जिस लास्ट वर्ड को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, फास्ट लास्ट, एक लय बना रहा है ये, फास्ट लास्ट, समझ पा रहे हैं? तो यानी कि इसका राइमिंग स्कीम देखिए, ए दो लाइन की हुई, तीसरी की देखिए गोन एंड ऑन, यानी कि यह जो लाइन है, ये दोनों लाइन से इस लाइन, ये लाइन के जो आखिरी लेटर वर्ड्स हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये हो जाएंगे बी। क्या हो जाएगा ये? बी। इसका भी बी हो जाएगा और ये भी बी हो जाएगा। यानी राइमिंग स्कीम क्या बना? ए बी बी। आप किसी भी पोएम की राइमिंग स्कीम बना सकते हैं इसी प्रकार से, ठीक। तो चलिए देख लिया आपने कि राइमिंग स्कीम इनकी क्या बनी है, ए बी बी। अच्छा, इस पोएम की थीम क्या है? डाउनफॉल ऑफ सोसाइटी। आज सोसाइटी में जो गिरावट आ रही है ना,
आज सोसाइटी के अंदर जो गिरावट आती जा रही है, नैतिकता का अभाव होता जा रहा है, इविल प्रैक्टिसेस समाज के अंदर बढ़ जा रहे हैं, बुराइयां बढ़ जा रही है ना। तो कहते हैं एंड डेथ, साथ ही साथ डाउनफॉल ऑफ सोसाइटी एंड डेथ, जो सिंबल है पतझड़ का, यानी कि जिस प्रकार से पतझड़ के आने से पेड़ों की पत्तियां तेजी से झड़ने लगती हैं, खत्म हो जाने लगती हैं, उसी प्रकार से हमारे सोसाइटी के अंदर भी आजकल इस प्रकार का चलन हो चला है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप इनके बारे में कुछ और मोटी बातें जानना चाहते हैं तो देखिए, मैं ऑथर के बारे में आपको बताता हूँ। इनका जन्म हुआ था 21 फरवरी 1907 को। कब हुआ था? 21 फरवरी 1907 को। इनकी डेथ हुई थी 29 सितंबर 1973 को। और इनको एंग्लो अमेरिकन पोएट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इंग्लैंड के थे और जाके अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे परमानेंटली 1939 में, इसलिए इनको एंग्लो एंड अमेरिकन, एंग्लो इसलिए क्योंकि इंग्लैंड के थे और परमानेंटली बाद में जाकर अमेरिका में ये शिफ्ट हो जाते हैं। अब जहां तक इनकी बात है, उनके जो इन्होंने लिखा है, उनकी जो थीम है वो क्या है? वो थीम है इनकी पॉलिटिक्स, मोरल्स, लव एंड रिलीजन्स। बेसिक थीम इनकी यही पर है। इनके जो फेमस वर्क हैं वो तो मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पोएम को लाइन बाय लाइन करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, और इसके पार्ट 2 में हम आपसे लाइन बाय लाइन की बात करते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि डेट ऑफ बर्थ से उनसे संबंधित सवाल आ सकता है कि उनका जन्म कब हुआ था। दूसरा सवाल आ सकता है कि उन्होंने कौन सा प्राइज जीता था, तो आपको पता चल गया कि ये पुलित्जर प्राइज इन्होंने जीता था। आपको ये पूछा जा सकता है कि कब जीता था, तो 1948 में जीता था। किस लिए जीता था, तो एज ऑफ एंजाइटी के लिए जीता था, द एज ऑफ एंजाइटी, है ना। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि वो क्या थे, तो पोएट भी थे, वर्स ड्रामेटिस्ट भी थे, क्रिटिक भी थे, ट्रांसलेटर भी थे और एडिटर भी। ठीक है, उनके अनुसार ये जो पोएट्री होती है ना, वो जो है एक सीरियस गेम है। ठीक है जी, क्या है उनके अनुसार? ये सीरियस गेम है। ठीक है, जो इनके शुरुआती दौर की पोएम्स हैं उनमें ऐसा देखा जाता है कि किसकी बात करते हैं? पॉलिटिकल, यानी कि पॉलिटिक्स की बात करते हैं। ठीक है ना, एंड आइडियाज। साथ ही साथ बाद में जो इनकी कविताएं रही है वो आ जाते हैं क्रिश्चियनिटी के ऊपर, मोर पर्सनल इन टोन हो जाता है ये, है ना। ठीक है, चलिए अब देखें इनकी कविताओं में बहुत सारा चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल इतना ही, आप एंजॉय करिए। मैं पार्ट 2 में मिलता हूँ आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।